Good morning, students. Once again, I am here with your textbook Hornbill, textbook in English for class 11th, core course, NCERT book. This is lesson 1. The name of the lesson is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh, and this is the part 3 of this lesson. This is your textbook Hornbill, textbook in English for class 11th. This is core course. In the previous video, we have learned the story of The Portrait of a Lady. It is the story of grandmother of the author. Now it's turn to do the textual questions and answers. So I have taken question and answer from understanding the text. First question says mention करना है यानी व्याख्या करना है, बताना है. The three phases of the author's relationship with his grandmother. The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. लेखक के और दादी माँ के बीच के जो 3 फेजेस हैं, 3 चरण हैं उनके संबंधों के, वो अपने को बताना है. जब लेखक ने देश को छोड़ा था, पढ़ाई करने के लिए आगे गए थे, विदेश गए थे, उस समय तक, मतलब बचपने से लेके विदेश जाने के पहले तक के 3 चरण हमें बताने हैं. So the answer is the first phase of the author's relationship with his grandmother started when he was a child. तो पहला चरण लेखक का और उसकी दादी माँ के संबंधों का तब आरंभ हुआ जब लेखक एक छोटा बच्चा था. She used to tell him of games she used to play as a child. दादी माँ, यहाँ पर she दादी के लिए, ग्रैंडमदर के लिए यूज़ किया गया है. दादी माँ अपने बचपन के समय में खेले जाने वाले गेम्स, खेलों के बारे में बताया करती थी कि जब वो बच्ची थी तो कैसे खेल खेलती थी. That seemed quite absurd. ये बड़ा अजीब सा लगता था. The children treated them like the fables of the prophets she used to tell them. बच्चे उनके द्वारा बताई गई खेलों की विधियों को फेबल्स यानी पुरातन कहानियाँ समझते थे, जैसे कि कोई संत महात्मा सुनाया करते हों. The second phase of this relationship began when the narrator started going to school. अगला चरण आरंभ हुआ लेखक और उनकी दादी माँ के बीच के संबंधों का उस समय जब लेखक ने स्कूल जाना, विद्यालय जाना आरंभ किया था. His parents left him with her and they went to live in the city. लेखक के माता पिता ने दादी माँ के पास लेखक को छोड़ दिया था और वो शहर चले गए थे. They were constantly together. यहाँ पर दादी माँ और लेखक एक साथ थे लगातार. She used to wake him up in the morning and get him ready for school. दादी माँ उन्हें उठाया करती थी. Used to यानी आदत में था, वो रोज़ सुबह जल्दी उठाती थी लेखक को, स्कूल के लिए तैयार करती थी. Then she would fetch his wooden slate, a tiny earthen ink pot and a red pen. तैयार करने के बाद वो लकड़ी की स्लेट उठाती थी, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट था, जिस इंक पॉट यानी जिसमें स्याही रखा करते हैं, वो शीशी, छोटी सी इंक पॉट और एक लाल रंग का पेन. She would give him a breakfast of a thick stale चपाती. दादी माँ लेखक को ब्रेकफास्ट में एक मोटी रात की बची हुई स्टेल यानी बासी चपाती दिया करती थी. Then they went to school. उसके बाद दादी माँ और लेखक दोनों जाया करते थे स्कूल. She carried several chapatis for village dogs. दादी माँ बहुत सारी और चपातियाँ भी रखती थी अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए. The school was attached to the temple. स्कूल और मंदिर पास पास थे, आजू बाजू थे, अटैच्ड थे. She would sit in the temple and he in the school. उस दौरान
दादी माँ टेम्पल मंदिर में बैठी रहती थी और लेखक अपने स्कूल में। ये सेकंड फेज था। थर्ड फेज, द थर्ड फेज ऑफ द रिलेशनशिप बिगेन व्हेन द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी। तीसरा चरण आरंभ होता है जब लेखक के माता पिता दादी माँ को और लेखक को सिटी बुलवा लेते हैं। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। ये जो तीसरा चरण था ये टर्निंग पॉइंट यानी उनकी दोस्ती का एक मोड़ था। ही यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस। अब लेखक मोटर बस से इंग्लिश स्कूल जाया करते थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाय दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए उनका एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे का संपर्क जो है वो कम होता गया, लेस होता गया, कम होता गया। शी डिडंट लाइक द इंग्लिश स्कूल। दादी माँ को अंग्रेजी स्कूल पसंद नहीं। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन द इंग्लिश स्कूल। दादी माँ के अनुसार इंग्लिश स्कूल में ईश्वर के बारे में और स्क्रिप्चर्स ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड म्यूजिक। वो पश्चिमी दुनिया की विज्ञान और संगीत से घृणा करती थी। हेट करना यानी घृणा करना। व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम फॉर हिज ओन। अगला टर्निंग पॉइंट ये था कि जब वो यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज जाने लगे थे तो लेखक को एक सेपरेट खुद का रूम दिया गया। यहाँ दादी माँ साथ में नहीं थी। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। यहाँ पर जो एक साथ एक रूम में रहने के समय पे लिंक थी वो लिंक भी स्नैप हो गई। स्नैप मतलब ब्रोक हो गई, टूट गई। हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। ये इस थर्ड फेज में उसकी दादी माँ ने अपना एकांत, सेक्लूजन यानी अकेलापन स्वीकार कर लिया। विथ रेजिग्नेशन यानी ना चाहते हुए भी उन्होंने स्वीकार किया। तो इस तरीके से लेखक और उनकी दादी माँ के संबंधों के 3 फेजेस हमने मेंशन किए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, उसके आगे का मेंशन 3 रीजंस वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। 3 कारण बताने हैं हमें कि क्यों लेखक की दादी माँ डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई जब लेखक ने सिटी स्कूल जाना आरंभ किया, सिटी में, शहर में स्कूल जाना आरंभ किया। उसके 3 कारण बताने हैं कि वो क्यों डिस्टर्ब हुई। तो आंसर देखें। When the narrator's parents settled in the city, they sent for them. जब लेखक के माता पिता सिटी में सेटल हो गए, आराम से रहने लगे, तो उन्होंने दादी माँ और लेखक को बुलवा भेजा। They sent for them यानी बुलवा भेजना। That was a turning point in their friendship. और यही उनकी दोस्ती का मोड़ था। यहाँ से उनकी दोस्ती में अंतर आने लगा था। They still lived in the same room. अभी भी वो एक ही रूम में रह रहे थे। But the old lady was now quite disturbed. पर अब जो बुजुर्ग महिला थी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। Quite disturbed यानी बहुत परेशान। The narrator used to go to an English school in a motor bus. लेखक मोटर बस से एक इंग्लिश स्कूल जाने लगे थे। She couldn't accompany him to the school as she used to do in the village. पहली बात कि जब लेखक स्कूल जाते थे मोटर बस से, तो अब जैसा वो गांव में किया करते थे, दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, यहाँ पर दादी माँ उनको कंपनी नहीं दे पा रही थी स्कूल जाते समय। In the village she used to stay in the temple that was attached to the school. गांव में दादी माँ मंदिर में बैठ जाया करती थी जो स्कूल से अटैच्ड था, स्कूल से लगा हुआ था। दूसरा कारण अपसेट रहने का, इन द सिटी देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। शहर में गलियों में कोई कुत्ते नज़र नहीं आते थे।
द ग्रैंड मदर फेल्ट क्वाइट डिस्टर्ब, इससे दादी माँ को और ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि गाँव में वो कुत्तों को रोटी खिलाया करती थी। शी कुडंट थ्रो चपातीज टू देम नाउ, अब वो कुत्तों को चपातीज दे नहीं पाती थी। यहाँ पे थ्रो यानी फेंकना नहीं है, यहाँ पे थ्रो मतलब देना है, कुत्तों को चपाती देना, डॉग्स को। द ओल्ड लेडी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस, अब यहाँ पे दादी माँ ने अपना पैटर्न बदल लिया, अब वो स्पैरोज को फीड कराती थी। स्पैरोज यानी गौरैया नाम की चिड़िया को भोजन कराया करती थी। कोर्टयार्ड पे, कोर्टयार्ड यानी बरामदे पे, अपने शहर वाले घर के बरामदे पे बैठ के वो गौरैया चिड़ियों को दाने भोजन दिया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, ईयर्स रोल्ड बाय मतलब वर्ष गुजरना, द नरेटर लेखक और दादी माँ अब एक दूसरे को कम समय दे पा रहे थे। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे को कम देख पाते थे। The most disturbing factor of the grandmother was the English school where he used to study, जो सर्वाधिक डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला तत्व था, फैक्टर था दादी माँ के लिए, वो था लेखक का अंग्रेजी स्कूल में जाना, पढ़ाई करना। She didn't understand English words, लेखक की दादी माँ अंग्रेजी शब्द नहीं समझ पाती थी। Nor could she help in his studies, और ना ही वह लेखक की पढ़ाई में मदद कर पाती थी। शी न्यू नथिंग अबाउट वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, वो पश्चिमी विज्ञान और वहाँ की सीख के बारे में कुछ नहीं जानती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द टॉपिक्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाए जाते थे वो भी वह नहीं समझ पाती थी। She was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, दादी माँ डिस्ट्रेस्ड थी, परेशान थी, दुखी थी कि उन स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में ईश्वर के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में, स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। She was disturbed when she came to know that they taught music at the school, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब तब हुई जब उन्हें ये पता चला कि स्कूल में म्यूज़िक, संगीत भी पढ़ाया जाएगा, टॉट सिखाया जाना। शी हेटेड म्यूज़िक, वो दादी माँ म्यूज़िक से घृणा करती थी। शी कंसिडर्ड इट फिट ओनली फॉर हार्लट्स एंड बेगर्स, दादी माँ मानती थी, कंसिडर करना यानी मानना, समझना कि म्यूज़िक जो है वो फिट है, उन्हीं के लिए उपयोगी है, किन के लिए, फॉर हार्लट्स एंड बेगर्स, हार्लट्स यानी कोठे में जो वैश्याएँ रहती हैं उनके लिए म्यूज़िक सही है, और बेगर्स यानी भिखारी लोग जो सड़क पे गाते हुए निकलते हैं उनके लिए म्यूज़िक सही है, ऐसा दादी माँ का मानना था। इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स, उनका सोचना था कि संगीत सभ्य इंसानों के लिए नहीं बना है। तो ये 3 कारण हमने देखे दादी माँ के डिस्टर्ब होने के, परेशान होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन ऑलरेडी क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है ना, उसके अंतर्गत ही हम ये पढ़ रहे हैं। मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up, हमको 3 तरीके बताना है कि किस तरीके से लेखक की दादी माँ अपना समय व्यतीत करती थी जब लेखक बड़ा हो गया था तब। आंसर है द इंटीमेसी बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज स्टैम्प्ड व्हेन दे वेयर सेंट फॉर इन द सिटी। इंटीमेसी यानी नज़दीकी, लेखक और दादी माँ के बीच की जो नज़दीकी थी वो स्नैप्ड हो गई थी, वो टूट गई थी नज़दीकी जब वो सिटी में रहने गए थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे वर्ष गुजरते गए, दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे को कम देखते गए, एक दूसरे को कम समय देते गए। व्हेन द नरेटर ग्रू अप, जब लेखक बड़ा हो गया, ग्रू अप यानी बड़ा होना। ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, वो
यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने लगे। ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, लेखक को खुद का एक रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जब लेखक अलग रूम में रहने लगे तो उनके बीच का जो कॉमन लिंक था, वो रूम जिसको वो शेयर करते थे, वो रूम भी छिन गया कहना चाहिए। तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसका जो कॉमन लिंक था वो भी ब्रेक हो गया, स्नैप्ड यानी ब्रोकन। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड इट एज हर फेट, दादी माँ ने इस चीज़ को भी स्वीकार किया कि जैसे यह कोई उनका भाग्य हो। द ग्रैंड मदर सून फाउंड आउट न्यू वेज ऑफ स्पेंडिंग हर टाइम, दादी माँ ने बहुत जल्दी ही अपना समय व्यतीत करने के नए तरीके ढूंढ लिए। फाउंड आउट करना यानी ढूंढ लेना। शी नाउ स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील्स, अब वो अपना अधिकतर समय स्पिनिंग व्हील पे मतलब चरखा कातने पे बिताती थी, चरखा चलाने पे। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, बहुत ही कम वो अपना चरखा चलाना बंद करती थी किसी से बात करने के लिए, बहुत कम ऐसा होता था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय द स्पिनिंग व्हील, सनराइज टू सनसेट यानी भोर से लेके शाम तक वो अपने चरखे के साथ बैठती थी। वाइल स्पिनिंग शी कंटिन्यूड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और जब वो चरखा काटती थी, स्पिन करना यानी काटना, चरखा चलाना, जब वो चरखा चलाती थी तो कंटिन्यू अपनी प्रेयर्स बोलते रहती थी। रिसाइट करना यानी पाठ करना, काव्य पाठ करता है ना जैसे पोइट्री रिसाइटिंग, तो ऐसे यहाँ पे उनकी प्रेयर को वो रिसाइट करते रहती थी, बोलते रहती थी। शी रिलैक्स्ड ओनली इन द आफ्टरनून टू फीड द स्पैरो, थोड़ी देर का आराम उनको मिलता था तब जब वो गौरैया को भोजन कराती थी। द थर्ड वे इन विच द ओल्ड लेडी स्पेंड हर टाइम वॉज हर फीडिंग द स्पैरो, तीसरा तरीका था जिससे दादी माँ अपना समय बिताती थी वो था स्पैरोज को, गौरैया को भोजन कराने का। शी वुड सिट इन द वेरांडा, वो अपने वरांडा पे बैठ जाती थी जिसको कोर्टयार्ड कहा गया है पहले। शी वुड ब्रेक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया पक्षी उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। कलेक्टेड यानी इकट्ठे होना। दे क्रिएटेड अ बेडलाम ऑफ चिरपिंग, और वो बहुत तेज चहचहाट, उनकी चिरपिंग यानी चहचहाट, बेडलाम ऑफ यानी उसका अति करते थे वो लोग, हल्ला मचाने का। दे केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स एंड शोल्डर्स, पक्षी आते थे वो आके पर्च यानी उड़ने के बाद एकदम से कहीं पे बैठना, टेका लेना, तो वो उड़ के आते थे और सीधे उनके ऊपर बैठ जाते थे, उनके पैरों पे, उनके कंधों पे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ पक्षी आके उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, दादी माँ मुस्कुराती थी पर कभी उनको भगाती नहीं थी। शूट करना यानी भगाना, हटाना। फीडिंग द स्पैरोज यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर, चिड़ियों को भोजन कराना उनके दिन भर के समय का सबसे खुशनुमा समय होता था जब वो चिड़ियों को भोजन कराती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, हमको वर्णन करना है, मेंशन करना है, बताना है वो ऑड यानी हटकर, भिन्न तरीका जो लेखक की दादी माँ ने व्यवहार में लाया था जब वो ठीक उनकी मृत्यु के पहले, तो मृत्यु के पहले उनका जो अजीब सा व्यवहार था उसे हमें वर्णन करना है। आंसर है, आफ्टर 5 years द नरेटर कैम बैक होम, 5 वर्षों बाद लेखक अपने घर वापस आया। ही फाउंड द ग्रैंड मदर एट द स्टेशन, लेखक ने दादी माँ को स्टेशन पर पाया।
She didn't utter any words but clasped him in her arms. दादी माँ ने कोई शब्द नहीं कहे. अटर यानी कहना, बोलना. तो दादी माँ ने कोई शब्द नहीं कहे, बट clasped him in her arms, बल्कि उन्होंने उसे मतलब लेखक को अपनी बाहों में भर लिया, मतलब गले से लगा लिया. He could hear her reciting her prayers. लेखक दादी माँ के प्रार्थना के शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे थे, जो मन ही मन में वो बोला करती थी पर होंठ हिला करते थे, लेखक उन शब्दों को इस समय सुन पा रहा था. बट इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया. चेंज, परिवर्तन. हर बिहेवियर वॉज क्वाइट ऑड. उनका व्यवहार, बिहेवियर यानी व्यवहार, क्वाइट ऑड एकदम भिन्न था, बदला हुआ था, सामान्य से हटकर था. ऑड यानी सामान्य से हटकर, बदला हुआ. शी डिडंट प्रे. उन्होंने प्रार्थना नहीं की. ये बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात थी. लेखक बचपन से अभी तक देख रहा था दादी माँ कभी अपनी प्रेयर नहीं छोड़ती थी, पर उन्होंने उस दिन अपनी प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ नेबरहुड. उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया. शी गॉट एन ओल्ड ड्रम. एक पुराना ड्रम. यहाँ पे ड्रम यानी ढोलक. एक पुरानी ढोलक उन्होंने मिल गई. एंड स्टार्टेड सिंगिंग. और उन्होंने गाना शुरू किया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द ड्रम. कई घंटों तक वो ढोलक बजाते रहे. थम्प्ड यानी यहाँ पे ढोलक बजाना, ढोलक पे थाप देना. शी सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. वो जो गाने गा रही थी, उन गानों में की जो थीम थी कि योद्धाओं का घर वापस लौटना. शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड. वो बहुत ज़्यादा उत्साह में थी. दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. उन्हें दादी माँ को समझाना पड़ा. परसुएड करना यानी यहाँ पे परसुएड यानी समझाना पड़ा कि आपको ओवर स्ट्रेनिंग, ज़्यादा थकान हो जाएगी, अब आप रुको. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट शी डिड नॉट प्रे. यही वो पहली बार था जब दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह दादी माँ बीमार पड़ गईं. इट वॉज अ माइल्ड फीवर बट द ग्रैंड ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट हर एंड वॉज नियर. हालांकि हल्का बुखार था. माइल्ड यानी हल्का, फीवर यानी बुखार था, पर दादी माँ ने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि अब उनका अंत समय पास है. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू देम. उन्होंने कहा कि वह अपना और ज़्यादा समय उन लोगों से बात करने में व्यर्थ नहीं गंवा सकती. शी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. लगातार वो प्रार्थना करते रहीं और अपनी मोती मन के जो थे माला के मनकों को खिसकाते रहीं. हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया. द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. जो मोतियों की माला थी जिससे वो अपने मंत्र कहा करती थी, वो भी उनके लाइफलेस फिंगर्स यानी जीवन रहित उंगलियों से नीचे गिर गई वो माला. हर फेस टर्न्ड पेल. उनका चेहरे का रंग उड़ गया. पेल हो जाना यानी रंग उड़ जाना. दे न्यू शी वॉज डेड. अब वो लोग समझ गए. यहाँ पे दे मतलब लेखक, उनके परिवार के लोग, उनके मम्मी पापा, वो लोग समझ गए कि अब दादी माँ की डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो गई है. दे लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड कवर्ड हर विथ अ श्रूड. उन्होंने दादी माँ को पलंग से हटाया, ज़मीन पे लिटाया, और कवर्ड हर विथ अ श्रूड. और उनके ऊपर श्रूड, श्रूड यानी कफन, उड़ा दिया, कफन से ढांक दिया. द ग्रैंड मदर बिहेव्ड क्वाइट स्ट्रेंजली जस्ट बिफोर शी डाइड. दादी माँ ने बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से व्यवहार किया ठीक उसके पहले कि जब वो मरी थी, उसके ठीक पहले अजीब व्यवहार था. शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड एट द होम कमिंग ऑफ ग्रैंडसन. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने पोते के घर वापस लौटने पर. शी टायर्ड हर सेल्फ. उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा थका दिया. एंड फेल इल.
और बीमार पड़ गई। शी डाइड वाइल प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो उस समय ख़त्म हुई जब वो प्रार्थना कर रही थी और अपने मन के मोतियों के साथ अपनी माला जप रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। हमको वो 3 तरीके बताने हैं, मेंशन द वे, सॉरी 3 नहीं, हमें वो तरीका बताना है कि कैसे पक्षियों ने, गौरैया चिड़ियों ने दादी माँ के ख़त्म होने का दुख प्रकट किया। आंसर है, द ग्रैंडमदर टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द सिटी एज शी यूज्ड टू फीड डॉग्स इन द विलेज। दादी माँ जैसा गांव में कुत्तों को भोजन कराया करती थी, अब शहर में वो चिड़ियों को, गौरैया को भोजन कराया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर। सैकड़ों छोटे पक्षी उनके आसपास आके बैठ जाते थे। सम ऑफ देम पर्च्ड ऑन हर हेड एंड लेग्स। कुछ पक्षी तो उनके सिर पर और उनके पैरों पे आके बैठते थे। फीडिंग द स्पैरोज वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। पक्षियों को भोजन कराने का जो आधा घंटे का समय था, वो सर्वश्रेष्ठ खुशनुमा समय हुआ करता था दादी माँ का। द स्पैरोज एंड द ओल्ड लेडी हैड डेवलप्ड एन इंटीमेट कंपेनियनशिप। चिड़ियों का और दादी माँ का एक इंटीमेट कंपेनियनशिप, इंटीमेट यानी नज़दीकी और कंपेनियनशिप यानी साथ, डेवलप हो गया था। व्हेन द ग्रैंडमदर डाइड द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो इन अ यूनिक एंड मूविंग मैनर। जब दादी माँ की मृत्यु हो गई तो चिड़ियों ने अपना दुख बहुत ही विशिष्ट तरीके से और मूविंग मैनर मतलब हृदय को हिला देने वाले तरीके से व्यक्त किया। द ग्रैंडमदर ले डेड ऑन द फ्लोर रैप्ड इन द रेड श्राउड। दादी माँ मृत लेटी हुई थी फर्श पर, लाल कलर के कफन से लिपटी हुई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। हजारों गौरैया चिड़िया आके फर्श पर बैठ गईं। स्कैटर यानी बिखरी हुई इधर उधर बैठ गई थी वो हजारों चिड़िया। देयर वाज नो चिरपिंग्स। इतनी सारी चिड़िया थी लेकिन कोई भी चिड़िया की आवाज़ नहीं आ रही थी। नो चिरपिंग, चहचहाट बिल्कुल नहीं थी। दे फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। तो घर के जो लोग थे उन्हें पक्षियों के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था। द नरेटर्स मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। लेखक की माँ ने कुछ ब्रेड लेकर आई उन पक्षियों के लिए। शी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल क्रम्स। लेखक की माँ ने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ दिया। शी थ्रू द क्रम्स टू द स्पैरोज एज द ग्रैंडमदर यूज्ड टू डू। लेखक की माँ ने ब्रेड क्रम्स को पक्षियों के सामने फेंका, उनके सामने दिया खाने के लिए, जैसा कि ग्रैंडमदर किया करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। पक्षियों ने कोई ध्यान नहीं दिया ब्रेड के ऊपर। When they carried the grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब उन लोगों ने दादी माँ की अर्थी को वहाँ से उठाया, ले जाने लगे, तो पक्षी चुपचाप, क्वाइटली, बिल्कुल शांति से उड़ के दूर चले गए। तो यहाँ हमारा समाप्त होता है क्वेश्चन आंसर का लेसन। तो आप लोग ये सारे लेसन क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लें, याद कर लें। इनके बीच बीच से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स बनते हैं। बहुत डिटेल में आंसर्स मैंने बता दिए हैं। नाउ इट्स ड्यूटी टू लर्न बाय हार्ट ऑल दीज आंसर्स। अगर आपको लेसन का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।